India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. कथित शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सशर्त जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत के लिए ट्रायल में देरी मुख्य आधार बनाया और लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। शीर्ष न्यायालय ने सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सशर्त जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया गवाहों को प्रभावित करने या डराने पर रोक लगी है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी खरी खरी सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा, हमें लगता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कम ही पालन किया जाता है। जमानत न दिए जाने के कारण इस अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिल रही हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल में देरी को मुख्य आधार बताते हुए लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत को गंभीरता से लिया और कहा, जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। कोर्ट ने कहा कि हमने लंबे समय तक जेल में रखे जाने के मामले पर विचार किया, वहीं मामले का ट्रायल भी निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए वापस ट्रायल कोर्ट भेजना उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। वहीं आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार भी है। बेल देते वक्त कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई में देरी की गई। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45 के तहत कठोर जमानत शर्तों के प्रकाश में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अभियुक्त ने लंबे समय तक कारावास की सजा काटी है तो इन शर्तों में ढील दी जा सकती है। PLMA के तहत सबूत का बोझ उलट दिया जाता है और अभियुक्त को यह दिखाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। 17 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया रिहा होंगे। सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है। उन्हें पहले CBI और फिर 9 अक्टूबर को ED ने भी गिरफ्तार कर लिया था।
उन पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए जिसमें अनियमितताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कॉलेज बुर्का मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को कक्षा में बुर्का पहनने और परिसर में कोई भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बुर्का हिजाब के संबंध में उसके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मामले में मुंबई कॉलेज को दुरुपयोग की स्थिति में अदालत का रुख करने की छूट दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज के उस आदेश पर आंशिक रोक लगाई जिसमें परिसर में हिजाब, बुर्का, टोपी और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही कॉलेज में हिजाब, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की एजुकेशनल सोसाइटी से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बुर्का, हिजाब या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए फटकार लगाई और संस्थान द्वारा जारी आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज द्वारा जारी किए गए निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें परिसर में स्टूडेंट द्वारा हिजाब, टोपी या बैज पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें कॉलेज के निर्देशों को बरकरार रखा गया था। कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने कहा कि कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की 441 छात्राएं हैं। उन्होंने प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए कहा कि जब कोई लड़की नकाब आदि पहनती है तो एक बाधा उत्पन्न होती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कॉलेज द्वारा लगाई गई शर्त पर शुरुआत में आश्चर्य व्यक्त किया। कॉलेज के तर्क का हवाला देते हुए जस्टिस खन्ना ने पूछा कि यह नियम इसलिए लगाया गया था इससे स्टूडेंट का धर्म उजागर न हो। यह क्या है? ऐसे नियम न लगाएं। धर्म का खुलासा न करने वाला नियम क्यों? जस्टिस कुमार ने पूछा, क्या उनके नाम से धर्म का पता नहीं चलेगा? क्या आप उन्हें संख्याओं से पहचानने के लिए कहेंगे? कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने कहा, यह निजी संस्थान है। तो जस्टिस कुमार ने पूछा कि कॉलेज कब से चल रहा है? एडवोकेट ने जवाब दिया कि कॉलेज 2008 से अस्तित्व में है। तो जस्टिस कुमार ने पूछा, इतने सालों में आपको निर्देश नहीं मिले और अचानक आपको एहसास हुआ कि धर्म है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सालों बाद आप इस तरह के निर्देश लेकर आए हैं। दीवान ने कहा कि 441 मुस्लिम स्टूडेंट खुशी से कॉलेज में आ रहे हैं और आपत्ति केवल कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स द्वारा उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि चेहरा ढकने वाले नकाब या बुर्का बातचीत में बाधा डालते हैं। खंडपीठ ने सहमति व्यक्त की कि कक्षा में चेहरा ढकने वाले नकाब की अनुमति नहीं दी जा सकती और नकाब के उपयोग को रोकने वाले निर्देशों के उस हिस्से में हस्तक्षेप नहीं किया। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कॉलिन गुंजाल्विस ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। खंडपीठ ने 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में जवाब देने योग्य याचिका पर नोटिस जारी किया। आदेश में खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्थगन आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और कॉलेज अधिकारियों को इस तरह के किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में आदेश में संशोधन की मांग करने की अनुमति दी। 26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती देने वाली 9 स्टूडेंट द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था। हाईकोर्ट ने रेशम बनाम कर्नाटक राज्य में कर्नाटक हाईकोर्ट के फुल बेंच के फैसले का हवाला दिया था, जिसने हिजाब को छोड़कर ड्रेस कोड निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश बरकरार रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्योंकि खंडपीठ ने अक्टूबर 2022 में खंडित फैसला सुनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक को नवंबर तक बढ़ा दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ 3 विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से 2 शाही ईदगाह मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किए गए थे।
जिसके तहत उसने मथुरा कोर्ट में विवाद पर लंबित मुकदमों के एक बैच को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। तीसरी याचिका मस्जिद समिति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर 2023 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। देवता और हिंदू उपासकों की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने आग्रह किया कि मामला निरर्थक हो गया है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में मस्जिद समिति द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देवता भगवान कृष्ण और हिंदू उपासकों द्वारा प्रस्तुत 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि ये मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम 1991, सीमा अधिनियम 1963 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 द्वारा वर्जित थे और माना कि सभी 18 मुकदमे स्वीकार्य थे, जिससे उन्हें गुण दोष के आधार पर सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से असहमति जताई कि मामला निरर्थक हो गए हैं और मामले को नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, यह कहते हुए कि O7R11 सीपीसी आवेदन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करना होगा। अंतरिम आदेश, जिसके तहत न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद निरीक्षण के लिए न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति देने वाले 2023 के आदेश पर रोक लगा दी थी, जारी रहा। मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेके जो विपक्षी पक्ष है, जो ऑपोजिट साइड है, उसने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जिस हाईकोर्ट के ऑर्डर को, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को जिसमें यह कहा गया था कि कमीशन एक भेजी जाएगी मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह में, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया था उसको खारिज कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी आज, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है और कहा है कि पहले हम लोग जो हमारी तरफ से एक 711 की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, उसकी अपील भी फाइल हो चुकी है, तो वो भी चीज सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेगी। और एक ओरल ऑब्जर्वेशन ये भी दी है कि जब तक 711 डिसाइड ना हो जाए तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। अपने हालिया आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क पर ओवरटेक करने का प्रयास करने का मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की बेंच मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना मुआवजा दावे से उत्पन्न अपील पर फैसला कर रही थी। कोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं पर केवल सड़क पर ओवरटेक करने के लिए लापरवाही का आरोप लगाने में गलती की, जबकि वास्तव में प्रतिवादी का वाहन गलत दिशा से आ रहा था। बेंच ने कहा, केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था, इसे लापरवाही या लापरवाही का कार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड से इसके विपरीत कुछ भी नहीं सुझाया गया। यह मामला दुखद दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें अपीलकर्ता और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय 2 ट्रैक्टरों से टकरा गए। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर चोटें आई। दंपति ने एक सफल व्यवसाय चलाया, जिससे अच्छी खासी आय हो रही थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पीड़ितों की ओर से सहभागी लापरवाही का हवाला देते हुए 12 लाख रुपए के दावे के विपरीत 1,01,250 रुपए का सीमित मुआवजा दिया। हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे की गणना करने के लिए गुणक 9 को लागू करने में स्पष्ट त्रुटि थी, जबकि तदनुसार गुणक 14 को लागू किया गया। इसलिए न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा गणना करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट के विवादित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिकॉल आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्षों को पलटते हुए माना कि सहभागी लापरवाही की धारणा अनुचित थी। इसने कहा कि सड़कों पर वाहन को ओवरटेक करना सामान्य घटना है, यह जरूरी नहीं कि यह जल्दबाजी का संकेत हो। कोर्ट ने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा दावा राशि में कटौती का कारण अपीलकर्ताओं पर लापरवाही से वाहन चलाने के लिए 50% सहभागी लापरवाही को आवंटित करना था। नीट पीजी 2024 की 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी है,
4 लाख पेरेंट्स हैं और यहां परीक्षा स्थगित कराने 4 स्टूडेंट आए हैं। कोर्ट ने कहा कि देश में इतनी समस्या है और आप चाहते हैं कि नीट पीजी परीक्षा फिर से शेड्यूल किया जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। याचिका में कहा गया कि छात्रों को उनके एग्जाम के शहर के बारे में 31 जुलाई को बताया गया। एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी गई, वहीं परीक्षा 11 अगस्त को होनी है। इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने में मुश्किल होगी, इसलिए 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाए। याचिकाकर्ता के वकील अनस तनवीर ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने मामला प्रस्तुत किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। तनवीर ने कहा, यह नीट पीजी का मामला है और 11 अगस्त को परीक्षा है। इसके बाद CJI ने कहा कि इस पर कल सुनवाई की जाएगी। विशाल सोरेन द्वारा दायर याचिका के अनुसार अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसे शहरों में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए असुविधाजनक है। याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया था कि नीट पीजी 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इतने कम समय में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवंटित शहरों की सूची 31 जुलाई को जारी की गई थी और विशिष्ट परीक्षा केंद्र स्थल 8 अगस्त को एडमिट कार्ड के साथ जारी किया गया था। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी या NIA के द्वारा उनके लिए मौत की सजा की मांग करने वाली अपील में व्यक्तिगत रूप से बहस करेंगे और अपना बचाव करेंगे। मलिक को मई 2022 में निचली अदालत ने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोषी होने की दलील दी थी और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था। मलिक, जिन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया, ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ को सूचित किया कि वह वकील के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। पिछले साल अगस्त में एक समन्वय पीठ ने एक आदेश पारित किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि मलिक को मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया जाए। आज पीठ ने मलिक को विकल्प दिया कि अगर उन्हें एमिकस क्यूरी की जरूरत है या वह मामले में अपना बचाव करने के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपनी पसंद के वकील का नाम बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। मलिक ने अदालत को बताया कि उन्होंने खुद ट्रायल कोर्ट में अपना केस लड़ा था और NIA ने उन्हें मामले में दोषी ठहराए जाने तक शारीरिक रूप से वहां पेश किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा हाईकोर्ट में न किया जा सके। हालांकि पीठ ने मामले में पिछले साल अगस्त में पारित आदेश पर गौर किया और मलिक को सुझाव दिया कि अगर वह मामले में शारीरिक रूप से पेश होना चाहते हैं तो उन्हें इसे सुप्रीम कोर्ट से चुनौती देनी चाहिए। इसके बाद मलिक ने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह VC के जरिए अपना केस लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका अनुरोध रिकॉर्ड पर आना चाहिए। अदालत ने मलिक से पूछा कि क्या वह अपील का जवाब दाखिल करना चाहते हैं या केस लॉ और दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए लिखित बयान देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आज कोर्ट परिसर में फिल्म लापता लेडीज की विशेष स्क्रीनिंग हुई। इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ उनकी पत्नी और रजिस्ट्री के अधिकारी भी इसके लिए आमंत्रित किए गए हैं। अभिनय के अलावा लगान, तारे जमीन पर और पीपली लाइव जैसी कई उम्दा फिल्मों का निर्माण आमिर खान ने किया है। इसी साल आमिर खान निर्मित फिल्म लापता लेडीज रिलीज हुई, जिसका निर्देशन उनकी पूर्व पत्नी किरण राव ने किया है। अभिनेता आमिर खान सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं और CJI से मिले। संचार में कहा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें साल के दौरान आयोजित गतिविधियों के हिस्से के रूप में लैंगिक समानता के टॉपिक पर आधारित फिल्म लापता लेडीज शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को प्रशासनिक भवन परिसर के C ब्लॉक स्थित ऑडिटोरियम में प्रदर्शित की जाएगी। इस स्क्रीनिंग में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, उच्च अदालत के न्यायाधीश अपने पार्टनर के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे।
कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.